नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम किसानों से संबंधित यानी कृषि से संबंधित जो हाल ही में 3 विधेयक पास हुए हैं संसद में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि इन तीनों विधेयकों का काफ़ी विरोध हो रहा है, इनसे रिलेटेड काफ़ी शंकाएं हैं और कुछ भ्रांतियां भी इनको लेके फैलाई गई हैं। इस वीडियो में हम उन शंकाओं, भ्रांतियों के बारे में बात करेंगे। ये देखेंगे कि इन विधेयकों का जो प्रभाव है किसानों पे क्या पड़ेगा, क्या उनके लिए ये फ़ायदेमंद हैं या नहीं हैं, और अगर फ़ायदेमंद हैं तो वो कितने फ़ायदेमंद हैं, कितना लाभ इसका इन विधेयकों का किसानों के लिए होगा। हम इसमें ये भी चर्चा करेंगे कि कुछ राज्य जैसे कि पंजाब और हरियाणा इन विधेयकों का विरोध क्यों कर रहे हैं। एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या केंद्र यानी सेंटर के पास ऐसा बिल बनाने की पावर है, क्योंकि जो सेंटर है, ये जो एग्रीकल्चर है, वो तो एक स्टेट का सब्जेक्ट है। वास्तव में जो ये तीनों बिल हैं, ये ऑर्डिनेंस के रूप में, अध्यादेश के रूप में, पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा था जून 2020 में, तो ये अध्यादेश के रूप में ही लागू हो चुके थे और इस मंथ संसद से पास होने के बाद में इनका को विधेयक का रूप दे दिया गया है। यदि हम थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि देखें, बैकग्राउंड देखें, तो आज़ादी से पहले और उसके बाद किसानों की जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी। कर्ज में डूबे हुए थे, साहूकारों के चुंगल में वो फंसे थे। तो इस प्रकार जो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन था वो बहुत ज़्यादा था। और जो एपीएमसी एक्ट है उसको लाया गया था कि जिससे कि उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कम हो या रुके। तो इसमें इस एपीएमसी एक्ट के तहत मंडियों की स्थापना की गई थी, जिसमें कि ट्रेडर्स बनाए गए जिनको कि व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना होता था। और इस व्यवस्था में एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक सरकार द्वारा तय होता था, जिससे ऊपर की बोली ऑक्शन में लगाई जाती थी। और ऐसी 22 जो क्रॉप्स थी उनको एमएसपी के अंतर्गत रखा गया था, और बाकी जो फसलें थी वो डिमांड और सप्लाई की जो एक सामान्य व्यवस्था है उसके अंतर्गत रखा गया था। इस पूरी व्यवस्था में बिचौलियों की एक बड़ी भूमिका रहती थी, और इसमें किसानों को एक कमीशन देना होता था अपनी फसल की बिक्री के बाद। एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, तो इसके तहत किसानों के लिए मैंडेटरी था कि वो मंडियों में ही अपनी उपज को बेचें। समय के साथ इस सिस्टम में बहुत सी कमियां हो गई थी, जिसमें सुधार बहुत ज़रूरी हो गया था। मंडियों में जो ट्रेडर्स होते थे वो ये एक तरह से माना ही जाता था कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही सपोर्टर लोग हैं जिनको लाइसेंस दिया जाता था, और ये लोग गुटबाजी करके आपस में एक दाम तय कर लेते थे, जिससे कि किसानों को ऑक्शन का लाभ नहीं हो पाता था, क्योंकि वो जो दाम था वो एमएसपी के ही आसपास होता था, ज़्यादा वो होता ही नहीं था ऑक्शन का। अब जो इससे किसानों को तो बहुत कम दाम मिल पाता था, लेकिन अल्टीमेटली जो मिडल मैन की जो एक श्रृंखला थी, पूरी चेन थी, उनको फ़ायदा होता था, और लास्ट में जो कंज्यूमर है उसको भी दाम बहुत ज़्यादा देना पड़ता था, तो इसलिए उसको भी इसका नुकसान होता था। इसके अलावा एफसीआई में जो भ्रष्टाचार है उसका नुकसान भी किसानों को उठाना पड़ता था। अब हम इस बात पे विचार कर लेते हैं कि क्या केंद्र को या सेंटर को ये पावर है कि इस विषय पे बिल बना सके। तो देखिए, जो 7th शेड्यूल है स्टेट लिस्ट का, उसकी एंट्री 14 में ये एग्रीकल्चर विषय आता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 249 नेशनल इंटरेस्ट में सेंटर इस पे बिल बना सकता है। उसके अलावा जो कॉन्करेंट लिस्ट का जो एंट्री 33 है, तो उस वो भी एम्पावर करता है कि जो एग्रीकल्चर मैटर्स हैं उसमें सेंटर लॉ बना सकता है, सेंटर जो है उस पर बिल बना सकता है। अच्छा, अब हम एमएसपी की बात करते हैं कि ये एमएसपी जारी कौन करता है। तो एमएसपी को सीएसीपी यानी कि कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ये जारी करता है, जो कि एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ये 1964 में खाद्य अनाज मूल्य समिति इसकी स्थापना की गई थी, और 1966-67 यानी कि 1966-67 में पहली बार गेहूं और धान इसका एमएसपी तय हुआ। फसलों की कीमत तय करने के लिए कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया था, और 1985 में इसका नाम बदल के कृषि लागत मूल्य आयोग यानी कि सीएसीपी ये कर दिया गया था।
जिन 3 ऑर्डिनेंसेस को बिल्स की शक्ल दी गई है, उसमें से एक एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, उसको परिवर्तित किया गया है। और उसमें जो युद्ध और आपदा, इन 2 स्थितियों को छोड़ के अब भंडारण किया जा सकता है, जिसको कि जिनमें पहले जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंतर्गत जो चीज़ें आती थी, तो अब उनको हटा लिया गया है। इसके पीछे कारण ये दिया गया है कि इसके तहत जो सप्लाई चेन है, उसकी जो हर्डल्स हैं उनको दूर किया जा सकता है। जो सेकंड बिल है उसका टाइटल है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है, जिसको कि हम अभी विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन बिल। इसके अंतर्गत किसानों को न सिर्फ मंडी, उसके अतिरिक्त यानी कि एपीएमसी के अतिरिक्त बाकी जगह भी अब वो अपनी उपज को, अपनी फसल को बेच सकता है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अलावा जो दोनों बाकी बिल हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स और जो एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन वाला, तो दोनों ही बिल को लेके कुछ शंकाएं हैं जो व्यक्त की गई हैं। तो उसमें पहली तो ये शंका है कि ये किसानों को जो खेत हैं वो कॉरपोरेट के हाथों में चले जाएंगे, जबकि ये शंका निराधार इसलिए है क्योंकि बिल में ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र की कोई इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। दूसरा ये है कि जो छोटे किसान हैं वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो क्या अपने फेवर में कॉन्ट्रैक्ट को कर पाएंगे, या जो प्रायोजक हैं, प्रोसेसर हैं, वो छोटे किसानों से परहेज तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि पूरे ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट हो। तो इसमें सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि ऐसे 10,000 कृषक उत्पादक समूह बनाए जा रहे हैं, जो ये समूह कॉरपोरेट और जो कंपनीज हैं उनके साथ बार्गेनिंग करेंगे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद ये एक शंका है कि ये जो पूरी व्यवस्था है ये एमएसपी को, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसकी व्यवस्था को ख़त्म कर देगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। और ये हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये एक अश्योरेंस दी गई है कि दोनों ही सिस्टम प्रिवेल करेंगे। किसान चाहे तो एपीएमसी के थ्रू, मंडियों के थ्रू अपना उपज को बेच सकता है, या उसके बाहर भी वो कहीं भी किसी भी राज्य में अपनी उपज को बेच सकता है। इसके अलावा ई नाम ट्रेडिंग जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो जारी रहेंगी या बंद कर दी जाएंगी। तो सरकार ने इसके बारे में भी बोला है कि ये सब जारी ही रहेंगी। एक अन्य पॉइंट ये था कि अगर मान लो कोई विवाद होता है तो क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा किसान? तो इसके लिए भी सरकार ने बताया कि स्थानीय स्तर पर ही विवाद निपटारण की व्यवस्था होगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे किसानों को। अब यहाँ पे एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि क्योंकि सरकार समय समय पे ये दर्शा भी चुकी है कि जो फूड सिक्योरिटी बिल है उसके बाद में जो सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसानों से जो अनाज लेती है और उसको राशन के माध्यम से जब बहुत ही कम दामों पे उपलब्ध कराती है, तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा घाटा सरकार को इसमें होता है, और ये एक बहुत बड़ा बोझ है सरकार के ऊपर। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो कंपनी को ये देके कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये सब करके सरकार खुद इससे बाहर निकलना चाह रही है, और उस तरीके की उसमें ये एक स्टेप है। तो ये भी एक शंका है जिसको कि सरकार को दूर करना चाहिए। इन बिल्स का विरोध करने वाले एक और पॉइंट इसमें रखते हैं कि जो एपीएमसी व्यवस्था है, सिस्टम है, उसमें एमएसपी पे बेचने की किसान के पास चॉइस रहती है कि वो चाहे तो मंडी में बेचे, या वो अगर उसको कहीं ज़्यादा दाम मिल रहा है उसकी फसल का तो वो बाहर भी बेच सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये चॉइस ख़त्म हो जाती है किसान की, क्योंकि वो बहुत पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है एक दाम पे। इन बिल्स के पास होने के बाद जो नई व्यवस्था है उसके अगर हम लाभ की बात करें, अगर फ़ायदों की बात करें, तो इसमें जो किसान है उसको सेस नहीं देना होगा, उपकर नहीं देना होगा, और खेत की जो उपज है वो जिससे कॉन्ट्रैक्ट होगा वो खेत से ही लेके जाएगा, तो माल ढुलाई का जो खर्चा है
वो किसान को नहीं होगा। किसान के पास चॉइसेस होगी, क्योंकि दोनों ही सिस्टम प्रिवेल करेंगे, एपीएमसी भी और बाहर बाज़ार में बेचने का। तो किसान को जो सिस्टम उसको ज़्यादा लाभप्रद होगा, फ़ायदेमंद होगा, वो किसान उसका चुनाव कर सकता है। इसमें कंज्यूमर को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि कंज्यूमर पहले वाले सिस्टम में जो एमएसपी है वो थोड़ा भी इंक्रीज़ होता है तो दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि मिडलमैन की जो चेन नहीं होगी, तो इसलिए वो दाम ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। और इसमें किसान जो है वो बार्गेनिंग की स्थिति में होगा अपने प्रोड्यूस को लेके, अपनी उपज को लेके। जबकि एपीएमसी सिस्टम में वो ऑक्शन पे निर्भर रहता है, और ऑक्शन में जो सबसे ज़्यादा ऑक्शन जो लगाता था तो उसको वो अपना माल बेच देता था। और ये इस सिस्टम में क्योंकि कंपटीशन होगा, जैसे कहा भी गया है कि जो कंपटीशन इज़ द बेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ द स्टेक होल्डर, तो ये सभी जो स्टेक होल्डर हैं उनके लिए फ़ायदे वाली स्थिति है। मोनोपोली वाली जो स्थिति होती है वो कभी भी फ़ायदेमंद नहीं रहती। इसमें किसान जो है अब विपणन और व्यापार से सीधे तौर पे जुड़ेगा। पहले वो सिर्फ उपज को एक एक तरह से एक प्रोड्यूसर ही रहता था, और अब वो व्यापार से भी उसमें जुड़ेगा। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो जोखिम होगा वो प्रोसेसर का होगा, प्रायोजक का होगा। यानी कि जो प्रायोजक है, जो अगर मान लो फसल के ज़्यादा दाम लगाता है, और उस बाई चांस जो उपज है उसके बाद में उसका जो मार्केट प्राइस है वो कम रहता है, तो इसमें वो जोखिम नहीं रहेगा, क्योंकि वो पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका होगा। तो सही मायनों में ये जो बिल्स हैं वो एक देश एक कृषि बाज़ार इसकी और उन्मुख हैं। तो ये इसका फ़ायदा रहेगा। अब हम ये देखेंगे, जो कि वीडियो के शुरुआत में भी एक प्रश्न सामने रखा था, कि क्या कारण है कि पंजाब और हरियाणा जैसे जो स्टेट हैं वहाँ पे इन बिल्स का विरोध ज़्यादा हो रहा है, बाकी स्टेट्स में या तो विरोध हो ही नहीं रहा या फिर बहुत कम हो रहा है। उसका जो प्रमुख कारण है वो है एपीएमसी टैक्स। तो अगर हम देखें कि ये जो टैक्स है, यानी कि जब एपीएमसी के तहत जब किसान अपनी फसल को बेचते हैं, तो उस पे एक टैक्स लगाए जाते हैं, जो इस टैक्स की मात्रा 1 से लेके 8 साढ़े 8% तक रहती है। पंजाब की मंडी में ये 8 से लेके 8.5% तक है, और हरियाणा में लगभग 7% के करीब है। तो जो पैरेलल सिस्टम अब ये जो शुरुआत होगी, तो उसमें ये एक बहुत बड़ी मात्रा में स्टेट को ये नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि ये जो टैक्स है, इस टैक्स पे स्टेट का सीधा सीधा अधिकार होता है, और स्टेट इन पैसों का उपयोग अपने हिसाब से वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं या अन्य जो चीज़ें हैं उसमें लगा सकता था। लास्ट ईयर जो ये टैक्स का था, ये इसकी जो मात्रा थी वो पंजाब में 1750 जो करोड़ का रहा है, यानी कि ये हज़ारों करोड़ में इसका जो है की मात्रा रहती है। तो इसलिए जो ये स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये मिडल मैन जो होंगे वो, और ये कुछ स्टेट गवर्नमेंट, तो इनको इसका घाटा रहेगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2015 में शांता कुमार कमेटी, तो उसकी रिपोर्ट थी, उसमें उसने बताया कि जो 6% फार्मर्स हैं, मात्र 6% वही एमएसपी का बेनिफिट ले पाते हैं। यानी ये बहुत कम संख्या है, 6, यानी कि 94% एमएसपी का बेनिफिट ही नहीं ले पाते। और उसके बाद 2016 में नीति आयोग ने भी पाया कि 81% लोगों को तो एमएसपी का पता ही नहीं है कि एमएसपी होता क्या है। तो इसलिए कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इससे कुछ खास फ़र्क इन बिल्स से पड़ेगा नहीं धरातल पर। एक थ्योरेटिकल तो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिकली इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो यूपीए की जो गवर्नमेंट थी, तो उसने जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं उसको जो एपीएमसी से बाहर कर दिया था। और उसके बाद बस अब इतना चेंज हुआ है कि जो बाकी जो क्रॉप्स हैं, तो अब इस गवर्नमेंट ने बाकी क्रॉप्स को भी बाहर कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे जो अपोजिशन, इसका जो विरोध है, तो वो विरोध कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लेवल पे, राजनीतिक तौर पे ज़्यादा दिखता है। और इस बात को भी कि भी आपस में जब डिस्प्यूट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा कंपनीज और फार्मर्स के बीच में, तो कैसे वो रिजोल्व होगा।
तो इस बात को भी कुछ लोग मानते हैं कि ये ओवर जो है एग्जैजरेट किया गया है। इस बात को इतना डिस्प्यूट ये होता नहीं वाणिज्यिक टर्म्स में, व्यापार की अगर हिसाब से हम देखें तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये दिया जाता है कि जो मिल्क है, यानी मिल्क जो दूध है, जो उसका प्रोड्यूस है वो ऑलरेडी इसी रूप में होता है जो बाहर बाज़ार में जो लोग बेचते हैं, और ये बहुत लाखों जो लीटर्स जो बिकता है। तो इसी और कभी कोई इसमें डिस्प्यूट रहता नहीं, क्योंकि जो बाज़ार के जो रूल्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई के जो रूल्स हैं, ये उसमें काम करते हैं। इसमें एक तथ्य ये भी है कि इससे क्वालिटी भी इम्प्रूव होने की संभावना है, क्योंकि जो प्रोसेसर है, जो कि प्रायोजक होगा, तो वो ये डिमांड करेगा कि उसको क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। तो इसके लिए वो किसान को जो नई तकनीक है या नई जानकारी है, तो वो भी अपनी तरफ से उपलब्ध कराने की वो कोशिश करेगा। इसके अलावा हाँ, एक और पॉइंट है कि मंडियों के अलावा जो जैसे कोल्ड स्टोरेज हैं, वेयर हाउसेज हैं, तो इन इन जो पॉइंट्स पे भी अब किसान जो है अपने माल को बेच सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो मंडी में जाने के बाद ही वो बिक सके। जो इस तरीके के जो पॉइंट्स रहते हैं, तो वहाँ भी जो प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे भी व्यापार अब किया जा सकता है उपज का। इस ई ट्रेडिंग जो मंच हैं, उनको भी उपलब्ध इसमें कराया जाएगा। तो ये सब है। और दूसरा, कमीशन एजेंट वाली बात पे भी कुछ लोगों का ये मानना है कि कमीशन एजेंट्स तो अभी भी रहेंगे, हालांकि उनका रूप बदल जाएगा। जैसे कि मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया जाता है कि वहाँ पे जो कमीशन एजेंट्स हैं, आड़ती हैं जिनको बोला जाता है, कि वो अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनकी एग्जिस्टेंस है, वहाँ पे वो कमीशन एजेंट काम करते हैं। फ़र्क इतना है कि अब उनको अपनी जो सर्विस है उनको जस्टिफाई करना पड़ता है। अब वो मैंडेटरी नहीं है, अब उनको कुछ वो अपनी सर्विस देते हैं, यानी कि वो जो कमीशन एजेंट हैं वो उपलब्ध कराते हैं कि कहाँ पे प्राइस ज़्यादा मिल सकता है, कहाँ पे नहीं, और इस तरीके से अपनी सर्विस को जस्टिफाई करके वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं। वीडियो के अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑन पेपर्स तो ये बिल्स फार्मर्स के लिए भी, कंज्यूमर्स के लिए भी लाभदायक दिख रहे हैं, लेकिन क्या एग्जीक्यूशन के लेवल पे किस तरह से इनका एग्जीक्यूशन होता है, किस तरीके से ये धरातल पर कितने लाभदायक सिद्ध होते हैं, तो ये कुछ समय के बाद ही पता चल पाएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।